अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है नाज़िया इलाही खान ने। बहुत शुक्रिया नाज़िया कि आज आप आई हैं। और नाज़िया एनालिस्ट भी हैं और लॉयर भी हैं जहाँ तक मैं जानती हूँ, और यकीनन फिर इनके साथ बात करना जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल होगा, क्योंकि जो वकील होते हैं वो बहुत सारी दलीलें ले आते हैं। तो सबसे पहले नाज़िया मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि एक अजीब सी कंट्रोवर्सी चली थी, जिसे मैं अजीब सा ही कहती हूँ, कि हिजाब को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है और हम हर चीज़ में जो है वो अपनी टाँग फँसा रहे होते हैं, लेकिन हम इस जगह नहीं गए कि हिजाब के ऊपर कोई हमारे डिबेट हो। ये क्या वजह है कि हमने भारत में इस तरह से देखा? देखिए हमने एक ज़माने से क्योंकि मैं मुसलमान घर में पैदा हुई हूँ और पूरा मुसलमान रिचुअल से लेकर के इस्लामिक तौर तरीके सब बचपन से सिखाए गए हैं और कहीं न कहीं बचपन से ये भी पता चला कि औरतों को हँसना कम चाहिए, औरतों को बोलना कम चाहिए, औरतों को घर के काम-काज ज़्यादा सीखने चाहिए और लड़कों को हमेशा एक कहीं न कहीं ऊपर की तरजीह दी गई है। हिंदुस्तान में कुछ ऐसे सियासती लोग बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान में कुछ ऐसे मौलवी मुल्ला बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान में कुछ ऐसे टोपी वाले बैठे हुए हैं, जो सबको टोपी पहनाने के लिए खड़े ही रहते हैं, जिनका काम और कुछ नहीं है, सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है, जिन्होंने देखिए कभी शिक्षा के बारे में बात नहीं की। जिन्होंने कभी तबलीग नहीं कहा, कभी कभी कोई फतवा नहीं जारी किया, कभी अपनी तबलीग में नहीं कहा, कभी किसी मतलब स्पीच में नहीं कहा, तहरीर में नहीं कहा कि लड़कियों के लिए भी एजुकेशन बहुत जरूरी है और हमारे मुस्लिम खवातीनों को भी तालीम याफ्ता होना चाहिए। कभी नहीं कहा, कभी भी, कभी किसी भी मौलवी मुल्ला कारी के हलक से ये बात नहीं निकली। लेकिन हिजाब पहनाने के लिए लुंगी पहन करके सर पे चप्पल रख करके दौड़ रहे हैं कि बस हिजाब पहनाना है। तो ये जो कंट्रोवर्सी है ना, ये एक्चुअली में सिर्फ कंट्रोवर्सी है। दिस इज काइंड ऑफ बुलशिट। इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान अब तरक्की के मूड में है, हिंदुस्तान अब डेवलपमेंट के मूड में है। हिंदुस्तान कहीं ना कहीं अब अपने माइंड में ये सेटअप कर चुका है कि जब हिंदुस्तान में 3 तलाक बंद हो सकता है, पॉलीगमी हलाला बंद हो सकता है, तो हम आसमान में उड़ भी सकते हैं। देखिए, इतिहास गवाह है कि 1979 से इस मुद्दे को आज तक किसी भी मुस्लिम के उलमाओं ने, मौलवियों ने क्लियर नहीं किया और वो करना भी नहीं चाहते हैं। हालांकि सूरह अल नूर की बात बार बार आती है, मैंने भी कुरान बामाई ने पढ़ा है, सूरह अल नूर में कहीं पर भी नकाब, अबाया, हिजाब, बोरका का जिक्र नहीं। तन को ढकने की बात कही गई है, ढीले कपड़े पहनने की बात कही गई है। तो भैया मुसलमान लोग अपने अपनी नजरें क्यों नहीं अच्छी कर लेते हैं, साफ सुथरी क्यों नहीं कर लेते हैं? हम तो गंदी नजरों से, ईगल आई से मर्दों को नहीं देखते हैं। अगर मर्द रोड पर नहा भी रहे होते हैं तो भी हम नहीं देखते हैं कि वो गोरे हैं कि काले हैं कि मोटे हैं कि पतले हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी नजरें इतनी गंदी क्यों है? आपकी नजरें वहां क्यों जाती हैं जहां नहीं जानी चाहिए? आप ऐसे क्यों देखते हैं कि वो लड़की जीन्स पहनकर जा रही है तो उसके उज़ू बहुत अच्छे से क्रिएट होकर के दिखाई दे रहे हैं? आपके नजरों की खराबी की वजह से हम हिजाब पहन लें? आपकी नजरें खराब है, आपके सोचने समझने का तरीका खराब है, तो हम हिजाब पहन करके खुद को बंद कर ले, खुद को कैद कर ले। देखिए, हिंदुस्तान में मुस्लिम कुछ ऐसे ऐसे झुंड हैं जो इन सब चीजों को लेकर के अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं, अपना अपना सियासती कारोबार चलाते हैं, अपने अपना मदरसा चलाते हैं, अपना अपना एक जमात और कमेटी चलाते हैं, और कुछ नेशनल पॉलिटिकल वाले हैं जो उनको हवा देते हैं, अग्नि में ही डालते हैं कि तुम करो, तुम करो। देखिए, हालिया में केरला में जो हुआ, उस लड़की को शेरनी किसने कहा? एक जिहादी ने कहा। एक जिहादी ने उस लड़की को शेरनी कहा। एक हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की सरजमीन में रहने वाली लड़की नकाब पहनने के लिए नारे तकबीर अल्लाह अकबर कर रही है। भाई, आपको क्या करने की जरूरत है? नारे तकबीर अल्लाह अकबर क्यों? आपको कोई लड़का मलेस नहीं कर रहा था, आपको कोई लड़का छेड़ नहीं रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। आप नकाब पहनने की जिद करेंगे, सामने वाला फिर कहेगा कि हम तिलक लगाएंगे, हम ऑरेंज स्कार्फ पहनेंगे। कृष्ण कहेगा कि हम अपना कपड़ा पहनेंगे, यहूदी कहेगा कि हम अपना कपड़ा पहनेंगे, बौद्ध कहेगा कि हम अपना कपड़ा पहनेंगे। तो ये नहीं हो सकता है। स्कूल सबके लिए है, यूनिफॉर्म सबके लिए है, कॉलेज सबके लिए, और सबको यकसा देखना है, इक्वल देखना है। अब कोई वर्साचे पहनकर चला जाएगा, कोई लुई विटॉन पहनकर चला जाएगा और कोई 200 रुपए का मामूली कुर्ता पहनकर जाएगा, तो वो इनइक्वालिटी दिखाई देगी। जो स्कूल कॉलेज ये बताता है कि हमारे नजरों में सब इक्वल है, तो मुझे लगता है कि दकियानूसी कंट्रोवर्सी है। और मैं पर्सनली
मुझे ऐसा फील होता है कि शिक्षा के बारे में बात करनी चाहिए, एजुकेशन के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में सच्चर कमीशन की रिपोर्ट जब पहले कांग्रेस के जमाने में, मोहन भगत के जमाने में जब आई थी, तो कहा गया था कि हम मुसलमान दलितों से भी पीछे हैं एजुकेशन में। तो यहाँ पर किसी भी टोपी वाले के मुंह से नहीं निकलता है कि लड़कियां भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि कुरान का पहला वर्ड इकरा का आया था। इकरा का मतलब होता है पढ़ो, पढ़ाई की बात नहीं करेंगे लेकिन नकाब की बात करेंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप देखिए, कोई मुसलमान मर्द नहीं खड़ा हो रहा है ये कहने के लिए कि हम भी पठान सूट पहनेंगे, हम भी कुर्ता पैजामा ही सिर्फ पहनेंगे, हम जीन्स नहीं पहनेंगे, हम भाई बॉक्सर्स नहीं पहनकर बाहर नहीं निकलेंगे, हम लुंगी नहीं पहनेंगे, क्योंकि लुंगी सबसे घटिया दिखाई देता है। तो वो कुछ नहीं कह रहे, सारे रिचुअल, सारे इस्लामिक कायदे कानून सब मुस्लिम औरतों के लिए है। अरे उड़ने दो पंख लगा करके। आज मुस्लिम लड़कियां भी पायलट बन रही हैं, आज मुस्लिम लड़कियां भी अच्छी बड़ी बड़ी मॉडल बन रही हैं, स्पोर्ट्स में जा रही हैं। आप अप्रिशिएट करो, आप उनको और बढ़ावा दो कि वो और कुछ करें, और वो तरक्की करें। लेकिन नहीं, 16 साल की होती नहीं है कि बनारसी साड़ी और कान का झुमका बनना स्टार्ट हो जाता है कि भाई इनकी तो शादी कर देनी है, मानो जैसे हम बोझ है। और कुरान कहता है कि जिसके घर में बेटी होती है वो बाप सबसे खुश नसीब होता है। और यहाँ बेटियों को बोझ समझ करके 16 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है। तो देखिए कुरान क्या कह रहा है और यहाँ के मुसलमान क्या कह रहे हैं, समझ के देखिए। आपके पाकिस्तान में ही जितने भी जी सिनेमा पर, आपके जी जिंदगी पर जितने भी ड्रामे आते हैं, जितने भी सीरियल्स आते हैं, सिर्फ औरतों को डोमिनेट किया जाता है, सिर्फ उनको लूज कैरेक्टर बताया जाता है। वो किसी मर्द से बात कर ले तो कह दिया जाता है कि तुम्हारा उससे चक्कर था। यही सारे सीरीज में दिखाया जाता है। तो गॉड सेक ऐसी चीजें हमें नहीं देखनी है, और मत दिखाओ प्लीज कि हमको फील होने लगे कि क्या हम पाप पैदा हुए हैं या वाकई में कोई इंसान पैदा हुए हैं। हमारा भी कोई फ्रीडम है कि नहीं, हमारा भी कोई सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है कि नहीं। हम मर्द से बात करने का मतलब ये नहीं होता है कि वी कैन स्लेप्ट विद एनीवन, नो वे, वी हैव आवर ओन आइडेंटिफिकेशन। तो मैं ऐसा बिल्कुल। और मेरे ख्याल है कि मतलब दोस्त के तौर पे भी जो है वो मर्द ज्यादा बेहतर होते हैं। मेरे तो खैर जो बेस्ट फ्रेंड है वो मर्द ही है, मैं तो साफ बात करती हूँ। और आई मेरा भी फील वेरी सबसे अच्छा बनता है। कंफर्टेबल के हाँ उनसे सब बात शेयर करना या बात करना। लेकिन नाजिया, मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान और चाहे हिंदुस्तान के भी हों, जो मुस्लिम फैमिलीज होती हैं या हमारी जो एशियन फैमिलीज कह लीजिए, अगर मुस्लिम नहीं भी, सभी लोगों को, कि अगर वो यूरोप अमेरिका भी रहते हैं तो उनकी सोच वही रहती है। पाकिस्तान में तो कई ऐसे भी केसेस हुए हैं जिसमें लड़कियां जो है वो यहाँ पे लाई गई हैं और यहाँ पे उनकी शादियां की गई जो कि पली बड़ी यूरोप में थी, और फिर उनको मार भी दिया गया इस वजह से कि वो नहीं करना चाह रही थी शादी, या वो उस शादी से निकलना चाह रही थी, इस किस्म की बात थी। तो आपके ख्याल से कि यूरोप अमेरिका रहकर भी माइंडसेट चेंज क्यों नहीं होता? देखिए कहीं ना कहीं मुसलमान कम्युनिटी ना अपने आप को उभारना नहीं चाह रही है, कहीं ना कहीं वो ऐसा सोचती है कि हम स्टक ही ठीक है, हम जाहिल हैं, हम बहुत मतलब ऑर्थोडॉक्स हैं, हम बहुत कंजर्वेटिव माइंड वाले हैं। लेकिन ये सारे जितने भी बाउंडेशंस है ना, आप स्टेप वाइज गिनिएगा, वो सिर्फ औरतों के लिए है। रमजान में अरे रोजा नहीं रख रही हो, अरे भाई तुम भी रखो, तुम्हारे ऊपर भी फर्ज है, सिर्फ मेरे ऊपर फर्ज नहीं है। अरे तुम कुरान नहीं पढ़ रही हो, अरे सिर्फ तुम मेरे ऊपर फर्ज नहीं है, तुम्हारे ऊपर भी फर्ज है। अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया कि भाई हम औरत को बच्चा पैदा करना है। अब इन्होंने औरत को बच्चा पैदा करने वाली मशीन ही पकड़ लिया भाई। औरत को अपने हस्बैंड को मिजाजी खुदा मानना है, ये तो सर पे बैठ गए, ये तो मिजाजी हटा करके खुदा ही बन करके बैठने को तैयार हो गए हैं। तो इन्होंने मिजाजी गायब कर दिया है। तो ये सारी चीजों को चेंज अब पढ़ी लिखी जो औरतें सामने आ रही हैं वही कर सकती हैं। जितना एडुकेशन बढ़ेगा उतना ये ऑर्थोडॉक्स नेचर जो है वो घटेगा। जैसे जैसे एडुकेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ऑर्थोडॉक्स नेचर घटेगा। देखिए हमारे प्रधानमंत्री ने मोदी जी ने जब एक योजना लाई कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बच भी रही है, बेटी पढ़ भी रही है, लेकिन उस योजना में कहीं पर भी नहीं था कि मुसलमान के लिए ये योजना नहीं है। हर वक्त ये बताया गया। देखिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर मदरसे के बच्चों के एक हाथ में कुरान होता है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा चाह रहे हैं कि मुसलमान के अंदर काबिलियत है जो निखर कर उभर कर बाहर आए, जो मुसलमान को किसी की चापलूसी ना करनी पड़े, किसी का मतलब किसी के ऑब्लिगेशन के अंदर ना रहना पड़े। वो खुद अपने लीगल राइट्स के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए खुद पढ़े, खुद समझे और खुद कहे। तो इसमें बुरा नहीं है कहीं पर भी। लेकिन यहाँ तो अच्छा लड़की है
तो 10 पढ़ा दो और शादी कर दो। लड़का है ठीक है, रात में 12 बजे भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़की 6 बजे तो आपने घर आ जाना है। तो ये हम किससे सीखते हैं? ये हम अपनी माँ से सीखते हैं, अपनी दादी से सीखते हैं, अपनी नानी से सीखते हैं, और बचपन से हमें ये बताया जाता है कि लड़के को आजादी है और लड़की को आजादी नहीं है। और यही लड़के को अगर सही से कंट्रोल किया जाए तो शायद रेप ना हो, शायद मोलेस्टेशन ना हो, शायद ईव टीजिंग ना हो, शायद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ना हो, शायद तलाक ना हो। आज देखिए हमारे समाज में तलाक होना बहुत छोटी सी चीज हो गई है। व्हाट्सएप पे तलाक दे रहे हैं, मानो जैसे कुरान में लिख कर आया था कि व्हाट्सएप आएगा 2000 सन में और तुम तलाक दे देना। ऐसा मुझे फील होता है। तो ये जितनी भी इडियोटिक और नॉनसेंस चीजें हो रही है ना, ये क्राइम हो रहा है मर्दों के हाथ से, लेकिन बलि का बकरा बन रही है मुसलमान औरतें। मुसलमान औरतों को अगर लड़का तलाक दे देता है, अब वो खराब हो गई है। मतलब रेप लड़की का हो रहा है और बेचारी लड़की ही खराब है। तलाकशुदा लड़की हो रही है, जो मर्द दे रहा है, लेकिन लड़की ही खराब है। जरूर तुम में ही कोई प्रॉब्लम रहा होगा जो तुम बच्चा लेकर के घर आ गई है और वो फिर से अपनी शादी वादी कर करके मगन हो गया है। और भाई ये एक बच्चे वाली को कोई मुसलमान लड़का नहीं मिल रहा है। मुसलमान लड़के जब हिंदू लड़की से, क्रिश्चियन लड़की से, नेपाली लड़की से शादी करते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन अगर मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से या क्रिश्चियन लड़के से शादी कर ले या बॉयफ्रेंड भी बना ले, अरे ये तो खड़े जहन्नमी है, इसने तो जहन्नम का दरवाजा खोल ही दिया है, बस मरे के जहन्नम में ही जाएगी। तो ये जितनी पार्शियलिटी मुसलमान औरतों के साथ होती आई है, दिस इज द हाई टाइम कि अब इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। दिस इज द कंप्लीटली हाई टाइम कि अब इसको चेंज करना ही चाहिए। क्यों हम नहीं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं? अगर मुझे कोई हिंदू लड़का पसंद आएगा, मैं क्यों नहीं उसको बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, या मैं क्यों उससे शादी नहीं कर सकती हूँ? अगर मुसलमान लड़का कर सकता है तो मुसलमान लड़की भी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो ये इनका खुद का बनाया हुआ है। ये कुरान ने नहीं कहा है कि आप अपने घर की औरतों को आप आया समझिए, बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझिए, उनको पॉलीगेमी और हलाला का विक्टिमाइज कीजिए, आप उसको विक्टिम बनाइए तलाक दे करके। कुरान ने कहा है कि भाई जिस घर में तलाक होता है उसमें रिस्क नहीं आती है, उस घर की दहलीज को रिस्क चूमती नहीं है। तो कुरान ये कह रहा है और ये धड़ल्ले से तलाक दे रहे हैं कि हम जैसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाकर के तलाक बैंड कराना पड़ता है, तलाक बंद कराना पड़ रहा है चिल्ला चिल्ला करके। 2017 में मैंने लेकिन दो लोग आपस में एक दूसरे को पसंद ना करते हो मगर रहते चले जाएं, वो भी तो सही नहीं है। देखिए मैंने बहुत अपने एक्सपीरियंस से जितने केसेस मैं देखती हूँ, आए दिन मेरी ऑफिस में, मेरे चैम्बर में 10-12 ऐसे लोग, ऐसी औरतें आती हैं जो रोते हुए आती हैं। आप सोचिए कुरान ने इंटीमेट रिलेशन के लिए भी बहुत सारी पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि अनल सेक्स मुस्लिम लड़का करता है और लड़की को मतलब मजबूरन में उसको मजबूरी आकर के उसको केस फाइल करना पड़ा अपने हस्बैंड के केस में, क्योंकि और टॉर्चर वो सह नहीं पा रही थी। तो हमारे मुसलमान मर्दों के दिमाग में कुछ जो ऐसे टीम बैठे हुए हैं जो अपने आप को समाज का ठेकेदार समझते हैं, जो टोपी पहन करके दाढ़ी रख करके कहते हैं कि हम बहुत सुन्नत रसूल मानने वाले हैं, ये एक्चुअली में सुन्नत रसूल नहीं मान रहे हैं। ये एक्चुअली में औरतों को डोमिनेट कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, इस्लाम के नाम से डरा करके डोमिनेट करते हैं। देखिए डायरेक्ट बोलेंगे कि मैं तुमको नौकरानी समझता हूँ, मैं तुमको बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझता हूँ, मैं तुमको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं तुमको पढ़ने नहीं दूंगा, तो फिर औरतें कहेंगी कि क्यों नहीं कर दोगे। लेकिन जैसे ही कहेंगे कि अरे आप तो एक मोती हैं, आपको तो ढक कर रहना चाहिए, आपके जिस्म दिखाई नहीं देने चाहिए, इस्लाम कहता है कि जमीन जो है वो छुपाने वाली चीज है, तो हम भी सोचने लगेंगे अरे इस्लाम तो ऐसा कह रहा है तो हम तो छुप जाए, हिजाब में छुप जाए, लोहे का प्लेट पहन ले और कैसे भी करके खुद को छुपा ले। तो इस्लाम के नाम से जो ये खेल हो रहा है, ये औरतों को डोमिनेट करने का जो एक डायबॉलिक गेम चल रहा है, इसको तोड़ना, इसको खत्म करना और अपनी आइडेंटिफिकेशन को आगे लाना बहुत जरूरी है मुसलमान औरतों के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और वैसे वाकई में मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस इससे डिफरेंट इसलिए है कि मैंने अपने मामू को, अपने चाचा को, अपने ताया को, अपने भाइयों को जो है डोमिनेट होते हुए देखा है, डोमिनेट करते हुए नहीं देखा कि वो ऑफिस से भी आएंगे तो बेचारे अपने चाय का मग भी धो रहे होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे यहाँ औरत राज है, हमारे खानदान में औरत राज है। आरजू जी, एवरी मॉर्निंग मेरे फादर मुझे ब्लैक कॉफी देते हैं, मैं योगा करती हूँ और वो मुझे ब्लैक कॉफी देते हैं और अपने लिए वो चाय बनाते हैं। तो ऐसे मर्द होते हैं जिनको अपना आइडियल बनाने में अच्छा लगता है।
कुछ ऐसे मर्द है हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में कि अगर ये कह दो कि ये कपड़ा यहाँ से यहाँ रख दो, तो उनके ईगो हर्ट हो जाता है। उनको लगता है कि उनके सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। इवन मैंने आपकी कंट्रोवर्सी भी देखी, बिंदिया और साड़ी वाला, तो हम लोगों को जैसे टारगेट करके रखते हैं कि भाई तुम कुछ करो कि हम तुमको कंट्रोवर्सी का शिकार बना देंगे, और अगर आप फेमस है तब तो फिर आपकी निजी जिंदगी ही नहीं है, बिल्कुल भी आपकी निजी जिंदगी आप जी ही नहीं सकती हैं। आपको कोई अधिकार ही नहीं है कि एक फेमस होने के बाद आप अपनी निजी जिंदगी जी सकती हैं। ये एक हवा बना दिया है इन लोगों ने। बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात ये है कि अब आप जैसे लोग मौजूद हैं जो इसके बारे में बात करते हैं, और इनको हो सकता है कहीं कुछ थोड़ा बहुत हम सही कर पाएं। लेकिन अगर हम आगे बढ़े और हम बात करें मेड इन इंडिया की, बहुत का हंगामा, एक बातचीत चली थी और उसको बहुत अप्रिशिएट भी किया गया, क्योंकि मेरे ख्याल से ये ऐसी बात है जो कि पाकिस्तान को भी सीखनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक ये जो स्कीम चली है या ये जो बात चली है, ये कहाँ तक सक्सेसफुल रहेगी? देखिए, 25 सितंबर 2014 में मेड इन इंडिया का एक योजना आया था, जो प्रधानमंत्री जी ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने खुद ऐलान किया था, और उसके बाद से जिस तरह से उन्होंने इस पर मेहनत की है, मशक्कत की है, कई करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, एक्सपेंस किया गया है, मेरे पास रेशियो भी है उसका और उसके डिजिट्स भी हैं। तो जिस तरह से योजनाएं आई हैं, स्वच्छ भारत अभियान आया, मुद्रा योजना आया, जनधन योजना आया, उसके बाद अभी हमने हालिया में पिनाका डील किया, हमारा अग्निपथ अग्निवीर आया, जहाँ पर महिलाओं के लिए भी बहुत सारे योजनाएं आई हैं अग्निवीर वाले में। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हर चीजें हम खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास 2014 में 2 मोबाइल की फैक्ट्रीज हुआ करती थी, आज 2022 में हमारे पास 400 से ज्यादा मोबाइल की फैक्ट्रीज है। जो चीजें हम यहाँ पर 10 रुपए में लक्स सोप खरीदते हैं, वो वहां आप शायद 25 रुपए में खरीदती हैं। जो गाड़ियां और मोबाइल फोन हम यहाँ पर मतलब नॉर्मल गाड़ियां अगर 5 लाख में खरीदते हैं, वो आप वहाँ पाकिस्तान में शायद 15 लाख में खरीदती हैं। तो इतने डिफरेंशिएशन है आ गए हैं हमारे, कि आज गरीब से गरीब आदमी भी गाड़ी ले सकता है। गरीब मतलब 30,000 40,000 कमाने वाले भी लोन लेकर के गाड़ी यूज करते हैं, वो अपने कार वाले हो जाते हैं। तो यहाँ जिंदगी इजी हो गई है, जीना इजी हो गया है, चीजें बहुत नॉर्मल हो चुकी हैं। मतलब गरीब आदमी को ये नहीं सोचना पड़ रहा। मैं नहीं कहूंगी कि अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज नहीं है, यहाँ भी है, क्योंकि आजादी यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ पर आबादी भी बहुत ज्यादा है, 135 करोड़ मोर और लेस। आपके यहाँ शायद 25 या 30 करोड़ है। तो हम इतनी घनी आबादी में रह रहे हैं, लेकिन खुश है, बहुत खुश है। ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता है यहाँ। आप ट्रेन से अगर ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत दूर दूर तक आप जा सकते हैं, कन्याकुमारी तक जा सकते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और आपके पॉकेट से 5,000 रुपए ही खर्च हो जाएगा। तो चीजों को बहुत इजी किया गया है, चीजों को बहुत लिबरल किया गया है, चीजों को बहुत स्मूथ किया गया है। और ये मेड इन इंडिया, मुझे ऐसा फील होता है कि ये बहुत पहले सोच लेना चाहिए था, जब मनमोहन जी की सरकार थी। बहरहाल वो तो इटली का दिमाग चल रहा था, वो तो अपने खुद कुछ डिसीजन लेते नहीं थे। लेकिन आज हमें ये फील होता है कि वाकई में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो चौकीदार की तरह सच में बैठा रहता है, खुद तो काम करता ही है और सबको करवाता भी है कि भैया 5 घंटे सो लो काफी है, लेकिन जनता अगर खुश है तो हम खुश हैं, और अगर जनता खुश नहीं है तो फिर हम भी खुश नहीं है, हमें भी चैन नहीं मिलेगा। देखिए, पेंडेमिक में सिर्फ ऐसा नहीं है कि केंद्र की सरकार ने अपने हिंदुस्तान को सिर्फ देखा, केंद्र की सरकार ने बाहर मुल्कों को भी देखा। ऐसा नहीं है कि आज हिंदुस्तान के रिलेशंस बाहर मुल्कों से अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, डिग्निटी, रिस्पेक्ट के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। हम अपने एथिक्स पर, अपने रूल रेगुलेशंस पर जीते हैं, किसी के कहने पर हम झुकने को तैयार नहीं है। आज हमारा देश एपीजे अब्दुल कलाम देता है, आज हमारा देश रविंद्रनाथ टैगोर देता है, आज हमारा देश काजी नजरुल इस्लाम देता है, आज हमारा देश वेंकैया नायडू देता है, लेकिन आपका देश अजमल कसब देता है। बहुत बुरा लगता है बहुत बुरा लगता है। तो नहीं, हमारे यहाँ भी बहुत से अच्छे लोग मौजूद हैं। आप सिर्फ अजमल कसाब की आप एग्जांपल दे रही हैं, लेकिन ये कि बिल्कुल हमारे यहाँ परवेज हूद भाई हैं। हिंदुस्तानियों को बहुत प्रॉब्लम हुआ ना, काफी प्रॉब्लम हुआ ना, हमने नहीं, डेफिनेटली हुआ, वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। हमारे यहाँ भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हम सामने लाते हैं और जिनको लाना चाहिए, और चाहे वो
अच्छे फेस को, लिटरेट फेस को, लिबरल फेस को, जो बहुत सोफिस्टिकेट सोचते हैं, जो धर्म से, जात से दूर हट करके सोचते हैं, उनको लाया नहीं जाता है। उनको लाने के लिए वो लोग कश्मकश में रहते हैं। आज भी देखिए कश्मीर पर बात करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री तैयार थे, काफी दिनों तक वो टेबल टॉक करने को तैयार थे। लेकिन अब क्योंकि बात आ गई है अपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की, क्योंकि खान साहब ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, खान साहब ने हमेशा नेगेटिव बातें ही कही हैं, जो आपको भी अच्छे से आपको वाकफियत होगी। तो अब क्या हो गया है, देखिए कश्मीर तो हमारी जान है, पर अपनी जान कोई नहीं छोड़ता है, मोहब्बत किसी से कोई छुड़ा नहीं सकता है। तो हमें कश्मीर से बहुत मोहब्बत है। अब कश्मीर के साथ साथ हम सोच रहे पीओके भी ले ही लेते हैं। नहीं, कश्मीर से हमें भी मोहब्बत है। और मेरे ख्याल है कि अब जो गवर्नमेंट आई है वो चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की हो, तो उनके काफी बेहतर टर्म्स रहे हैं। माजी में भी हमने देखा कि उनके इंडिया से टर्म्स बेहतर रहे हैं, और उसी वजह से जो है मोदी जी यहाँ पर आए भी थे और आपके प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ विजिट किया था। तो मेरे ख्याल है कि आगे कुछ ना कुछ करके इसको, इस बात का कोई हल वैसे निकाल लेना चाहिए। कश्मीर का कब तक लड़ते रहेंगे, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इवन बहुत अच्छा होगा, एक बहुत पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि हमने मोहब्बत से इस डील को कवर अप किया, हमने मोहब्बत से, मोहब्बत दिखा करके। देखिए सरहदें अलग हुई थी, दिल तो अलग ना हो। हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ हिंदू ज्यादा रहते हैं, तो हमारा भी तो लहू लाल ही है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल। और हमने बहुत बार, बहुत साल लड़के देख लिया, एक बार दोस्ती कर भी देख लेते हैं, शायद कुछ अच्छा रिजल्ट आए। बिल्कुल। खान साहब ने तो इतनी नेगेटिविटी फैलाई है कि मतलब अजीब सा माइंड में बैठ गया है। बट हम लोग अभी भी पॉजिटिव थॉट, अभी भी हम पॉजिटिव थॉट्स में। देखिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री जब भी मुस्लिम कंट्रीज में जाते हैं, वो वहाँ के हिसाब से इज्जत, लिहाज, मुलाहिजा, उन सारी चीजों को वो मेंटेन करते हैं। लेकिन फिर भी एक हवा बना दिया गया है कि अरे वो तो जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे जितने पॉलिटिशियंस हैं वो टोंट मारते हैं कि अरे ये तो हिंदुत्व की कंट्री है, अरे ये तो हिंदुत्व की कंट्री। क्या हमारे यहाँ ईद की नमाज नहीं होती है? सड़कों पे भी होती है। क्या हमारे यहाँ जुमे की नमाज नहीं होती है? बिल्कुल होती है। हम बकरीद में बकरे नहीं काटते? बिल्कुल काटते हैं, बिल्कुल जहाँ रहते हैं वहां काटते हैं, और हिंदू लोग भी वहां पूरा सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए योगी आदित्यनाथ जी को सबसे ज्यादा हुआ बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, केंद्र में हमारी इतनी बहुमत आने के बाद, सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ जी को मतलब एक इशू बनाया गया। लेकिन यूपी के मुसलमान आज खुद कहते हैं कि भाई कम से कम बच्चियां सब सेफ हैं, हम रात में निकल सकते हैं। रोमियो एक्ट लाया उन्होंने। रोमियो एक्ट से जितने भी ईव टेजिंग थी, जितने भी मॉलेस्टेशन थे, जितने भी लड़की क्राइम अगेंस्ट वुमेन था, वो धीरे धीरे घटता चला गया। तो उन्होंने लव जिहाद लाया। भैया सारे मुसलमान लड़के अगर हिंदू लड़कियों को ही भगा के शादी कर लेंगे तो हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाए? क्योंकि हम तो हिंदू से करेंगे तो हम तो जहन्नमी हो जाएंगे। तो लव जिहाद एक्ट अगर आया तो मुसलमान लड़कियों के फेवर में आया, बहुत अच्छा हुआ कि फेवर में आया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हिंदुस्तान में नहीं हुई है जिससे हम बहुत फ्रेश फील करते हैं कि स्मार्ट इंडिया बन रहा है, एक एडुकेटेड इंडिया बन रहा है, एक वेल फर्निश्ड इंडिया बन रहा है। तो मेड इन इंडिया इज लाइक के हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा था हमारे भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से। बिल्कुल। लेकिन जो नक्शा जन्नत का खींचा गया है मौलवियों की तरफ से, वो सुनने के बाद मेरा तो कोई प्लान नहीं है जन्नत में जाने का, कि मैं इधर ही ठीक हूँ, या शायद जहन्नुम बेटर होगा उससे, जो कहानियां हमारे यहाँ सुनाई जाती हैं। बहुत शुक्रिया नाजिया कि आज आपने ज्वाइन किया। होपफुली जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।